इस लाइक वी कैन से कि हमारा जो यूजीपीजी लेक्चर सीरीज था उसके बाद में हमने एक और जो है नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है, वो स्पेशली कंपटीशन एग्जाम के लिए ही, क्योंकि काफी बच्चों के लिए काफी बच्चे जो है हमें इस बारे में बोल रहे थे कि सर जो है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी आप जो है एक कुछ स्टेप्स उठाए, तो उसके लिए जो है हमने ये एक नया जो लेक्चर सीरीज है वो स्टार्ट किया है। सो सभी स्टूडेंट जो है वो कहाँ से है थोड़ा अपना चैट बॉक्स में जो है बता दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली इनका अटेंडेंस सर किस तरह से हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है वो कुछ स्टूडेंट भी चाहिए, 50 भी चाहिए, लेकिन वो अच्छे हो जो डेली क्लासेस अटेंड करते हैं और इस तरह से भी। सुन पा रहे सर? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? आवाज आपकी आ रही है सर? आ रही है। हाँ, तो उस तरह से भी चैट बॉक्स में ले सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा वो। हाँ, चैट बॉक्स में ले लेंगे सर, चैट बॉक्स में। हाँ, सही है। तो बाद में पूरा फाइल मिल जाता है। ओके, हाँ सही है। So now we are going to start our new lectures. We already seen crystal structure in previous UGPG lecture series. So now अब जो है हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आंसर जो है नेट और गेट के वो हम देखेंगे। उससे पहले एक एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर जो है वो हमारा ये टॉपिक रह चुका था, तो इसको थोड़ा सा हम क्लियर इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चंस जो है वो आते हैं एग्जाम में। हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे इसे, हम केवल कुछ कंडीशंस है उसको अभी हम बताएंगे यहाँ पर। उसके बाद में जो है अगर लेक्चर सीरीज वापस से कुछ हम जो डिटेल लेक्चर्स होंगे उसमें हम इन्हें कंप्लीटली और देख सकेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम इसे जो है वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में अभी देखेंगे। तो देखिए एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर जो है वो हम उसे एफ से बताते हैं, स्मॉल एफ से। ये क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सरे स्कैटरिंग बाय एटम और एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सरे स्कैटरिंग बाय इलेक्ट्रॉन। नॉर्मली जैसे आपके पास अगर आपको पता करना है कि कुछ प्लेन्स अवेलेबल है या नहीं है किसी सिस्टम में, एक मिनट रुकेगा, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अच्छा नहीं है, मैं दूसरे वाईफाई से कनेक्ट कर रहा हूँ, 2 मिनट रुकेगा। हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन पा रहे हैं। हाँ, तो अगर हमें किसी अगर हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये देखना है कि कौन से प्लेन जो है वो पॉसिबल है या नहीं है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि सिंपल क्यूबिक है या बीसीसी है या एफसीसी है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपके सभी प्लेन पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक्सरे डिफ्रेक्शन करना चाहते हैं और अगर उसमें अगर आप बीसीसी अगर हम देख रहे हैं तो बीसीसी में कौन से प्लेन पॉसिबल है, एफसीसी में कौन से प्लेन पॉसिबल है, तो वो जितनी भी चीजें हैं वो हम स्ट्रक्चर फैक्टर से जो है निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो स्ट्रक्चर फैक्टर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर फैक्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके थ्रू जो है हम पॉसिबल प्लेन्स जो है उसकी वैल्यूज बताते हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर फैक्टर में इंटेंसिटी जो होती है वो किससे दी जाती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से दी जाती है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड जो है वो नॉर्मली जो है एफ से बताया जाता है और एफ जो है वो उसकी वैल्यू होती है एफ इक्वल टू स्मॉल एफ इंटू एस होता है। एस जो है यहाँ पे क्या है? स्कैटरिंग फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो एस जो है उसमें स्कैटरिंग फैक्टर क्या बताता है नॉर्मली आपका, या स्ट्रक्चर फैक्टर, सॉरी स्कैटरिंग फैक्टर नहीं, स्ट्रक्चर फैक्टर कहलाता है। तो स्ट्रक्चर फैक्टर ये बताता है आपके कि एटम्स आपके किस तरह से अरेंज है, उसको जो है स्ट्रक्चर फैक्टर बताता है और उसको हम डिफाइन करते हैं एस इक्वल टू समेशन ऑफ ई की पावर 2 पाई आई यू एच प्लस वी के प्लस डब्ल्यू एल। और यहाँ अगर हम बात करें कि यूवीडब्ल्यू की बात करें तो ये पोजीशन होते हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट जितने आपके एटम्स है उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए कि सिंपल क्यूबिक है तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं पर यूनिट सेल? तो 1 होता है जो कि 0 0 0 पे होगा। और वहीं अगर हम बात करें पोजीशन कोऑर्डिनेट बीसीसी की, तो बीसीसी में जो है आपके नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, तो पर यूनिट सेल 2 होते हैं। और अगर उसको हम देखें कि एक एटम जो है सेंटर में होता है जो कि मीन पोजीशन पे होता है बिल्कुल। ठीक है, और अगर वहीं हम बात करें एफसीसी में तो वहां पे आपके पास 4 एटम होते हैं। ठीक है, और यूनिट पर यूनिट सेल में, तो अगर हम स्ट्रक्चर फैक्टर सिंपल क्यूबिक का अगर निकाले तो इसके लिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 ही होता है। ठीक है, और इसका पोजीशन 0 0 होती है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर ई की पावर 2 पाई आई और यहाँ 0 0 0 अगर लिख देंगे तो ई की पावर 2 पाई आई
की पावर 0 हो जाएगी पूरी, तो e की पावर 0 जो है वो s इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। और जब हम इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, i की वैल्यू i में रखेंगे, i इक्वल टू क्या है f स्क्वायर s स्क्वायर। तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो i की वैल्यू जो है वो हमारे पास स्मॉल f स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी यहाँ पर क्या हो गई, f स्क्वायर हो गई। यहाँ पर टोटल मिलाकर हम बात करें तो i जो है s पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ i डज नॉट डिपेंड ऑन HKL। तो जितने भी पॉसिबल प्लान्स है वो सभी यहाँ पर हमारे पास दिखेंगे। तो यहाँ कोई i HKL पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पॉसिबल प्लान्स जो है वो कितने भी हम ले सकते हैं। अगर वहीं हम बात करें BCC की, तो BCC में जो है वो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं, उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट 0 0 0 और 1/2 1/2 और 1/2 होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम स्ट्रक्चर फैक्टर निकालेंगे तो ये पोजीशन कोऑर्डिनेट हम यहाँ रखेंगे, उसके बाद में हमारे पास 1 प्लस e की पावर पाई आई h प्लस k प्लस l हो रहा है। अब यहाँ अगर h प्लस k प्लस l की वैल्यू अगर हम इवन ले, जैसे मान लीजिए 0 या 2 या 4 या कुछ भी वैल्यू रखें, तो ये वैल्यू जो है स्ट्रक्चर फैक्टर का वैल्यू s इक्वल टू 2 आता है। इसको फिर हम f में रखेंगे, तो f में रखने के बाद में हमारे पास ये वैल्यू हो जाती है 2f। और अगर यहाँ हम HKL की वैल्यू h प्लस k प्लस l की वैल्यू जैसे मान लीजिए ओड लेते हैं, ठीक है। तो ओड लेने पर क्या होगा, यहाँ पर ये वैल्यू जो है पूरी तरह से s की वैल्यू 0 हो जाएगी, स्ट्रक्चर फैक्टर 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में इंटेंसिटी हम देखेंगे तो इवन जो नंबर है h प्लस k प्लस l की जो इवन वैल्यू है उसी के लिए हमें इंटेंसिटी मिलेगी, और बाकी जो है ओड के लिए जो इंटेंसिटी 0 हो जाती है। तो इसमें केवल अगर BCC की हम बात करें तो ऐसे प्लेन जो है वही पॉसिबल हो पाएंगे जिसमें कि h प्लस k प्लस l की वैल्यू क्या होगी, इवन होगी। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर अगर यहाँ पर ले तो h प्लस k प्लस l की वैल्यू अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए आपके पास 110 प्लेन, ठीक है। तो 110 प्लेन यहाँ पे पॉसिबल होगा या नहीं होगा, कोई बता सकते हैं? 110 प्लेन पॉसिबल है या नहीं है? 110 प्लेन जो है वो पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर h प्लस k प्लस l की वैल्यू जो इवन होना चाहिए, तो इस वजह से ये होगा। तो जितने भी इवन होगा, ठीक है, जो भी आपको पॉसिबल प्लेन दे रखे हैं उनका आप एडिशन करेंगे। एडिशन करने के बाद में अगर आपको इवन मिल रहा है तो वो BCC प्लेन होगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें FCC की, तो FCC में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 4 होते हैं पर यूनिट, और इनकी पोजिशन कोऑर्डिनेट ये होती है। जब इसे हम वैल्यू को यहाँ रखते हैं तो h प्लस k, यहाँ आप देख सकते हैं ये h प्लस k और k प्लस l और l प्लस h जो है, इनकी वैल्यू हम यहाँ देखेंगे। तो इसके कंडीशन में हम देखेंगे HKL या तो आपके इवन हो या सभी ओड हो। मान लीजिए कि 200, ठीक है। तो यहाँ पे ये 200 जो है वो किस तरह का, या तो पूरा इवन है, या अगर हम बात करें कि 111 111 अगर हम बात करें तो वो पूरी तरह से ओड है, तब ये जो है हमारे पास पॉसिबल होंगे प्लेन, ठीक है। हेलो। 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 हाँ, तो अब हम जो है प्रॉब्लम्स पे आते हाँ हैं। सागर सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी। आवाज नहीं आ पाई, वो थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन सर शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। रुको एक मिनट। हाँ सर, अब आपकी आवाज सही आ रही है। तो आप 5 मिनट का जो भी थोड़ा सा रिवाइज कर दें, वो आपने क्वेश्चन पूछा था उसके बाद। एक मिनट रुकिएगा। हेलो। हाँ, अब आ रही है हाँ आवाज? आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ हाँ सर, प्रॉपर आ रही है। अच्छा ठीक है, चलिए नेटवर्क कनेक्शन चेंज किया है मैंने। तो अब हम जो है प्रॉब्लम्स पे आते हैं, प्रॉब्लम्स और आंसर्स पे आते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे हम सबसे पहला प्रॉब्लम जो है, इन क्रिस्टोग्राफिक नोटेशन द वेक्टर ऑफ, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। द क्रिस्टोग्राफिक नोटेशन द वेक्टर ऑफ वेक्टर ओपी, ठीक है। ये जो ओपी वेक्टर है, ठीक है, ये आपको निकालना है इन द क्यूबिक सेल शोन इन फिगर। तो देखिए ये एक क्यूब दे रखा है आपको, इसके कई सारे एग्जांपल हम ऑलरेडी जो लेक्चर सीरीज थी उसमें भी देख चुके थे। तो यहाँ हमें जो ओपी जो है उसके लिए आपको बताना है कि इसके लिए जो HKL की जो वैल्यू है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि ये तो हमारा जेड एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और साथ में ये जो है वाई एक्सिस है। अब हमें जो है यहाँ दे भी रखा है कि ये जो है सेंटर है इसका, हम देखेंगे। तो ये जो है अगर सेंटर यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये सेंटर है,
ठीक है। और ये जो ओपी जो है इसे हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम इस को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं, एक मिनट रुकेगा, हम ओपी जो है ये ओपी है, हमें इसे निकालना है। तो देखिए यहाँ हम देखेंगे तो ये एक्स में तो जो है वो पूरी तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई में भी कर रहा है, और जेड में जो है वो हाफ पोजीशन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जेड में जो है वो हाफ पे कर रहा है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे कि एक्स पे तो 1 पर पूरा इंटरसेक्ट है, वाई पे भी इंटरसेक्ट है 1 पर, और लेकिन जेड पे जो है हाफ पे होगा, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट जो है 1 1 और 1/2 हो जाएंगे। ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे सबके। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, 1 1 1/2 आने के बाद में इनको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, तो 2 to 1 जो है इनका रेसिप्रोकल लेने के बाद में ये आपके मिलर इंडाइसेस हो जाएंगे। तो यहाँ इस पहले जो प्रॉब्लम है इस पे किसी को प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला वही आ रही है सभी को? हेलो? हाँ सर, प्रॉपर आ रही है, प्रॉपर आ हाँ, रही है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं एक बार और वापस से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में जो है ओपी जो है उसके लिए इन्होंने मिलर इंडाइसेस पूछा है। तो सबसे पहले आपको जहाँ पे भी जो डायरेक्शन दे रखा है वो आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो सबसे पहले ये अगर हम बात करें तो एक्स में ये पूरी तरह से, यहाँ पे इसको अगर हम देखेंगे एक्स में तो ये पूरी तरह से है। ठीक है, वाई में जो है पूरी तरह से, लेकिन जेड पे जो है वो हाफ डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो जो हाफ डिस्टेंस है उसको हमने लिख दिया, बाकी 1 1 पे इंटरसेक्ट है पूरे, उनको हमने लिखने के बाद में जो है हमें रेसिप्रोकल लेकर इनका हमें मिलर इंडाइसेस निकालना है। ठीक है, तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए जो अभी हमने देखा है इससे पहले कि हमने यहाँ देखा था स्ट्रक्चर फैक्टर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर फैक्टर से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन पूछा गया है, जेस्ट में भी पूछा है क्वेश्चन, और इसके अलावा गेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए इसको। कंसीडर एक्सरे डिफ्रेक्शन फ्रॉम ए क्रिस्टल विथ ए एफसीसी क्यूबिक लेटिस। ओके, द लेटिस प्लेन फॉर विच देयर इज नो डिफ्रेक्शन अकर। तो अब यहाँ देखिए सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में पूछा है एफसीसी। ठीक है, ये क्या पूछा है, एफसीसी पूछा है, एफसीसी लेटिस। और एफसीसी लेटिस में ये बोल रहा है कि कौन सा प्लेन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कौन सी डिफ्रेक्शन पीक जो है उसके करस्पॉन्डिंग आपको प्लेन नहीं मिलेगा, यहाँ पर ये बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया है कि एससी के लिए जो सिंपल क्यूब उसके लिए सभी पॉसिबल है, ऑल वैल्यू ऑफ एच के, क्योंकि डिपेंड नहीं करता। साथ में अगर हम बात करें बीसीसी पे, तो यहाँ पर क्या होगा, बीसीसी के लिए अगर हम बात करें तो एच प्लस के प्लस एल की वैल्यू अगर इवन होती है तभी जाके जो है वो हमारे पास बीसीसी के लिए प्लेन पॉसिबल हो पाते हैं। और अगर वहीं एचसीसी में हम देखें तो एच के एल या तो सभी इवन होने चाहिए या ओड होने चाहिए, तभी जाके जो है हमारे पास टोटल मिला के अगर प्लेन पॉसिबल हो पाते हैं। तो अब यहाँ वो इसने पूछा कि द लेटेस्ट प्लेन फॉर विच देयर इज नो डिफ्रेक्शन पीक इज कौन से हो गए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 1 1 1 की देखते हैं, तो 1 1 1 देखते हैं। तो 1 1 1 यहाँ पे सभी या तो आपके क्या होना चाहिए, सभी इवन या ओड होना चाहिए। सभी जो है एचकेएल या तो आपके उनकी वैल्यू इवन या ओड होना है। तो यहाँ देख सकते हैं 1 1 1 ये पूरी तरह से ओड है तीनों, तो यहाँ क्या है, ये तो पॉसिबल होगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें 2 0 0 की, तो 2 0 0 में क्या है, एच के और एल की वैल्यू तीनों जो है वो आपकी इवन है, तो ये भी पॉसिबल होगा। यहाँ अगर हम देखते हैं 3 1 1 की, तो 3 1 1 क्या है आपका, ये भी तीनों ओड है, तो इस वजह से ये तीनों प्लेन जो है ये तो पॉसिबल होंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि 2 1 2, तो ये 2 तो इवन है और ये भी इवन है और बीच में एक ओड आ गया, तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ हम देखेंगे इवन और ओड दोनों मिक्स है। तो इवन और ओड जब मिक्स होते हैं तो क्या होगा, ये प्लेन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर हो तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। बढ़े हम आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये आप देखिए अच्छे से, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। मेटेलिक मोनोवेलेंट सोडियम क्रिस्टलाइज इन बीसीसी स्ट्रक्चर। ओके, and if the length of the unit cell is 4 into 10 to power minus 8 centimeter, okay, the concentration of the conduction electron in metallic sodium is। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है इन्होंने, कंसंट्रेशन पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन में। देखिए कंसंट्रेशन पूछा गया है, अब इसको किस तरह से आप निकालेंगे। कंसंट्रेशन जो है या आपसे पूछता है, नंबर डेंसिटी भी पूछा जाता है या कंसंट्रेशन भी पूछा जाता है, तो आपको इस क्वेश्चन को किस तरह से निकालना है।
एन जो है वो कंसंट्रेशन होते हैं, कंसंट्रेशन टोटल मिला के बताते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वो आपके कंसंट्रेशन होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास, हम जो है वो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल में जो है और डिवाइड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम, ठीक है, उस तरह से हम जो है कंसंट्रेशन को निकालते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपके पास यहाँ पर कौन सा है, बीसीसी स्ट्रक्चर। तो बीसीसी स्ट्रक्चर में कितने एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल, 2, ठीक है, और यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब। तो नंबर ऑफ, अगर आपको नंबर डेंसिटी भी पूछा जाता है या कंसंट्रेशन पूछा जाता है तो किस तरह से हम निकालेंगे, कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर अगर कंसंट्रेशन निकालना है तो वो 2/v हो जाएगा। 2 क्या है आपको नंबर ऑफ एटम और डिवाइड बाय वॉल्यूम जो है ये हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे यूनिट सेल की वॉल्यूम जो है ए क्यूब होता है, तो ए जो है हमें दे रखा है यहाँ पर 4 × 10⁻⁸, तो इसका क्यूब हम ले लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से जो है हम फाइनल है इसको जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू है वो 3.125 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आंसर होगा, सेकेंड आंसर इसका, ठीक है। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अभी हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन भी करते हैं, नहीं तो क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा आपको तो मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप अपना माइक अनम्यूट करके आप थोड़ा सा अपना 1 by 1 आंसर दीजिएगा या आप बताइए किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट एटॉमिक प्लेन इन CaO2 is 0.39 nanometer. The smallest angle of Bragg scattering 4.039 nanometer is of the X-rays. अब इसका आंसर बताइए, कुछ 1 मिनट का समय ही केवल, किस तरह से करना है ये मुझे बता दीजिए। सुन पा रहे सभी? हेलो? हाँ सर, आवाज आ रही है। अनम्यूट करूँ क्या सबको? हाँ अनम्यूट कर दो, या अगर कोई बताना चाहते हो तो चैट बॉक्स में बता सकता है, या अनम्यूट कर दो। हाँ, मैं चैट बॉक्स में बोल दे, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। अच्छा, कोई हाँ जो बोलना चाहता है उसको बस यहाँ पे बता सकता है। किस तरह से ये क्वेश्चन होगा वो यस बोल दीजिए तो उसको जो है मौका दे दिया जाएगा, वो अपना बता सकता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। हाँ कुछ लोगों का आया है ब्रेग इक्वेशन से, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे हमें सोल्व करना है। तो किस तरह से करेंगे, n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, ठीक है। तो अभी हम बहुत बेसिक क्वेश्चन से चल रहे हैं, अभी हम गेट के जितने भी क्वेश्चन है वो सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में जो है 1 by 1 हम जो अपना लेवल है वो बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अभी हमें लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा यहाँ यूज करना है। यहाँ लैम्डा जो है वो कितना दे रखा है, वेवलेंथ जो है आपको दे रखी है 0.03, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है वो भी दे रखी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करना है हमें और इसका आंसर n लैम्डा 2d sin थीटा से हमें लेके आना। तो थीटा की जो है यहाँ वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है। देख लीजिए सभी इस क्वेश्चन को। ए मेटल विथ BCC स्ट्रक्चर शोज द फर्स्ट smallest angle diffraction peak at the Bragg angle of theta equal to 30 degree. Okay, the wavelength of the X-ray is used 2.1 angstrom. The volume of the primitive unit cell of metal is. अच्छा, जो क्वेश्चन अगर पढ़ लिया हो सभी ने तो किस तरह से होगा उसके लिए यहाँ लिख सकते हैं, मैं उनसे पूछ लूंगा, यस कर सकते हैं अगर आता है। पढ़ लिया सभी ने क्वेश्चन? एक बार और मैं पढ़ देता हूँ। ए मेटल विद BCC स्ट्रक्चर shows first diffraction peak at Bragg angle of theta equal to 30 degree. The wavelength of the X-ray is used is 2.1 angstrom. Okay, the volume of the primitive unit cell of metal is. अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? इनको तीसरी जो है उनको ऑन कर दीजिए, अनम्यूट कीजिए। कपिल, हेलो कपिल जी ऑन कर दीजिए सबको एक बार। ब्रेक फॉर्मूला यूज करेंगे, बिल्कुल यूज करेंगे। देखिए m लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा तो हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ क्या क्या दे रखा है ये भी देख लीजिए। लैम्डा दे रखा है आपको, साइन थीटा भी दे रखा है, डी जो है वो आपको निकालना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो डी कैसे निकालेंगे हम,
ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से निकालना है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर आपके पास स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है, वो बीसीसी स्ट्रक्चर दे रखा है, उसके लिए स्मॉलेस्ट एंगल जो है या फर्स्ट जो प्लेन है वो कौन सा होगा, वो सबसे बड़ी चीज है सोचने वाली, ठीक है। जो बता रहे थे जिन्हें अनम्यूट किया था वो एक बार बताइए किस तरह से करेंगे। एचपीएल क्या होंगे यहाँ पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। किया है किसी ने क्वेश्चन सॉल्व? अनम्यूट हो चुके, आप बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है किसी को किस तरह से सॉल्व करेंगे तो आप अपनी क्वेरीज यहाँ बता भी सकते हैं कि इस तरह से करेंगे। बताऊं आगे इसे अगर नहीं आ पा रहा है तो? आदित्य मेहता कैसे करेंगे आप बताइए, ऑप्शन सी आप बता रहे मैंने हैं। अनम्यूट का बोल रखा है सर। अच्छा बता रहे हैं। अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को आदित्य। ओके चलिए आगे हम देखते हैं किस तरह से करेंगे इसे। देखिए एम लेमडा को 2d sin थीटा तो आपको यहाँ लगाना होगा, लेकिन लेमडा भी आपको दे रखा है, यहाँ पर थीटा भी दे रखा है। तो सबसे पहले हमें डी की वैल्यू निकालना पड़ेगी क्योंकि डी यहाँ पर हमें नहीं दे रखा है। तो डी इक्वल टू ए अपॉन अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो प्लेन है वो कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट प्लेन जो है बीसीसी के लिए अभी हमने बताया था कि वही प्लेन पॉसिबल होंगे जो कि इवन होंगे, ठीक है। तो एच प्लस के प्लस एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। तो उसमें अगर हम सबसे फर्स्ट प्लेन देखेंगे तो कौन सा होता है, 110 होता है, ठीक है। ये जो है किस तरह से निकालते हैं कि सर फर्स्ट प्लेन 110 कैसे होगा, तो इसके लिए हम जो है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं। अगर वो 1 to 10 जो है उसका हम देखते हैं जिसमें 7 एब्सेंट होता है, उसको जब सोल्व करने के बाद में उसे हम देखते हैं तो वहां पर इसको देखेंगे तो जो टोटल मिला के हम यहाँ देखेंगे तो 2 जो है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 होती है तो वहां से हम ये देखते हैं कि 110 जो है फर्स्ट प्लेन होता है, ठीक है। अभी वो हम बाद में से देखेंगे, लेकिन फर्स्ट प्लेन जो है बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए वो 110 होता है, तो उसे हम यहाँ रखेंगे। तो देख लीजिए किस तरह से सोल्व किया गया है। यहाँ से हमारे पास डी का वैल्यू जो है वो हमें निकालना है, बाकी सब वैल्यू गिवन है। और डी का वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, डी इक्वल टू ए अपॉन अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रखेंगे। ये जब वैल्यू यहाँ रखेंगे तो a/√2 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुटअप करते हैं, ठीक है। यहाँ सब पुटअप करने के बाद में हमें लेटिस कांस्टेंट चाहिए था, ठीक है। तो लेटिस कांस्टेंट हमें 2.97 मिला और इसका हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। क्यूब लेंगे तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू जो है लगभग 13.1 आएगा। हेलो हेलो, ठीक है। यस सर। हाँ तो यहाँ पर हाँ अब लेकिन देखिए वॉल्यूम तो हमारे पास ए क्यूब आ चुका है, ठीक है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो और देखिए आप, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल पूछा गया है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हम क्या करते हैं कि ए क्यूब निकालने के बाद में हम क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल पूछा है। तो अब सबसे पहले आप बताइए कि प्रिमिटिव यूनिट सेल होता क्या है। ये हम ऑलरेडी लेक्चर में देख चुके हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल ये होता है कि जिसमें कि नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट पर यूनिट सेल एक ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बीसीसी में कितने हैं, 2 है। अगर हमें उसे एक बनाना है तो क्या करना है, 1/2 करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो a³/2 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल जो है बीसीसी का के वॉल्यूम का वो हमारे पास मिल जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में किसी तरह की समस्या हो तो आप चैट बॉक्स में जल्दी से बता सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम, वॉइस नहीं आ रही है क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है। सर आवाज आपकी क्लियर आ रही है। अच्छा आ रही है, कुछ बोल रहे हैं वॉइस नहीं आ रही। ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम इसे आगे बढ़ते हैं। प्लीज गिव योर फीडबैक कि कोई प्रॉब्लम अगर नहीं है तो हम आगे बढ़े। अच्छा प्लेन जो है 110 क्यों होगा, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि अभी हमने स्ट्रक्चर फैक्टर देखा, अभी हमने यही स्ट्रक्चर फैक्टर देखा, ये हमने स्ट्रक्चर फैक्टर देखा। इसमें बीसीसी का आप देखिए, ठीक। बीसीसी के लिए हमने क्या देखा था कि एच प्लस के प्लस एल की अगर वैल्यू अगर इवन होगी
तो क्या होगा, वो प्लेन ही बीसीसी में पॉसिबल होगा। ठीक है, अब बीसीसी के लिए अगर अभी हमने यहाँ देखा कि बीसीसी का यहाँ पूछा था हमसे, तो बीसीसी के लिए यहाँ पर इवन प्लेन है वही केवल पॉसिबल होंगे। ठीक है, अब देखिए 100 आप ले नहीं सकते। ठीक, 100 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 100 जो है वो आपका ऑड है। ठीक है, तो 100 इसमें नहीं आएगा बीसीसी में। अब अगर हम बात करें इसके बाद में तो क्या होगा, और इसको हम किस तरह से बताते हैं, आप लिख लीजिए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इन तीनों का एडिशन जो है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जो है हमारा कौन सा प्लेन पहले आएगा या बाद में आएगा वो देखा जाता है। ठीक है, तो अगर एच के एल की वैल्यू अगर हम 100 लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू क्या निकालेंगे तो कितनी होगी, 1 होगी। उसके बाद में हम क्या करते हैं, 110 प्लेन लेते हैं। ठीक है, तो 110 प्लेन जो है सबसे फर्स्ट प्लेन होता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालेंगे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू तो कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, जो 110 फर्स्ट प्लेन होगा और इवन प्लेन है, वैसे भी इनका एडिशन हम कर रहे हैं तो इवन प्लेन मिल रहा है हमें, तो इस वजह से जो है हम 1 प्लेन लेंगे यहाँ। ठीक है, हाँ, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़े इस क्वेश्चन से। अच्छा, a क्यूब बाई 2 क्या होगा, उसका देखिए रीजन 101 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 101 भी ले सकते हो आप, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बात वही होगी, वहां से वैल्यू तो आपको सेम ही मिलेगी। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद में अगर हम देखें कि a क्यूब बाई 2 क्यों होगा, देखिए प्रिमिटिव सेल पे आप जाइए सबसे पहले कि प्रिमिटिव सेल क्या होता है। प्रिमिटिव सेल क्या होता है, नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, जिसमें क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर बीसीसी को अगर आपको प्रिमिटिव सेल बनाना है तो प्रिमिटिव सेल सबसे पहले बीसीसी में अगर हम नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट पर यूनिट सेल देखेंगे तो 2 होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास प्रिमिटिव सेल बनाना है बीसीसी को तो उसके क्या करेंगे, जो वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर देंगे 2 का। अगर मान लीजिए कि आपके पास एफसीसी होता, ठीक है, तो एफसीसी के लिए अगर आपको प्रिमिटिव सेल बनाना होता तो क्या होता, a क्यूब बाई 4 हो जाता। ठीक है, आपसे पूछता कि एफसीसी सेल आपको दे रखा है और उसके लिए आप क्या करें, प्रिमिटिव सेल निकालिए, प्रिमिटिव सेल वॉल्यूम निकालिए एफसीसी के लिए, तो आपको क्या करना होता है, a क्यूब बाई 4 करना होता। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास बीसीसी है, उसके लिए क्या होगा, a क्यूब बाई 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ। ठीक है, ये 2 मेन प्रॉब्लम्स थे। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम अब इसके बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, यहां तक हो चुका है हमारा। हाँ, ये क्वेश्चन है, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ एफसीसी लेटिस आर गिवन। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ एफसीसी इज गिवन। अब आपको यहाँ क्या निकालना है, ये जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर है इनके जो रेसिप्रोकल लेटिस है, ठीक है, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो नॉर्मली आप लोगों ने रेसिप्रोकल लेटिस तो सुना ही होगा और पढ़ा भी होगा। ठीक है, जो डायरेक्ट लेटिस है उसके इनवर्स अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेसिप्रोकल लेटिस मिलता है। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात करें रेसिप्रोकल लेटिस की तो ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, वैसे आप लोगों को याद होगा ये, क्योंकि ये बेसिक है काफी। हमें पता है कि अगर हम बीसीसी स्ट्रक्चर लेते हैं तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, एफसीसी होता है, और एफसीसी का क्या होता है, बीसीसी होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हमें ये चीज पता है, लेकिन हम क्या है इसे किस तरह से सोल्व करेंगे ये देखेंगे अभी हम यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि रेसिप्रोकल लेटिस जो है उसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई। ठीक है, अगर हम B1 ले रहे हैं तो A2 क्रॉस A1, और ये फॉर्मूला हमें पता है रेसिप्रोकल लेटिस का। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, हो सकता है तो शायद इसको थोड़ा सा मैं समझा के आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा इसका। तो वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, आपको ABC दे रखा है, इसका वॉल्यूम निकालना है, ये वॉल्यूम हमने निकाल लिया, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये वॉल्यूम निकालने के बाद में ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास, A1 डॉट A2 क्रॉस A3, ये वॉल्यूम आ गया। अब यहाँ हमें रेसिप्रोकल निकालना B1 सबसे फर्स्ट वाले का, तो 2 पाई A2 क्रॉस A3। ठीक है, और इसके साथ में ये होगा, तो A2 क्रॉस A3 जो दे रखा आपको, ठीक है, इसका जो हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे कौन से वाले का, सॉरी आगे हाँ, ये जो 2 है इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। इन क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसे हम यहाँ रखेंगे, और फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये B1 यहाँ पे हम देख सकते हैं, B1 जो है वो ये हमारे पास 2 पाई बाई A माइनस A प्लस J प्लस K होता है। और ये जो लेटिस होते हैं ये क्या होते हैं, ये एफसीसी के होते हैं। ठीक है, तो बीसीसी का जो है वो वैसे हमें पता है बीसीसी का जो रेसिप्रोकल है वो एफसीसी होता है। ठीक है,
और उसका जो है वैल्यू हम देख सकते हैं। फाइनली इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लीजिएगा, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और कई नॉर्मली इसे हम तो जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम नहीं है, एक तरह का क्वेश्चन ही है आपके जो टेक्स्ट बुक का है, ठीक है। अब उसके बाद में वॉल्यूम जो है हमें प्रिमिटिव सेल का निकालना है। तो अब यहाँ देखिए, अब ये थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है, ठीक है। इससे पूछा है वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल फॉर एफसीसी। तो अभी हमने जो देखा था, अभी जस्ट इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, बीसीसी जो है, ठीक है, उसके लिए हमने प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम निकाला था, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि एफसीसी के लिए जो निकालना है, तो हम क्या करना पड़ेगा, एफसीसी के लिए जो वॉल्यूम है वो जो 4 जो है डिवाइड बाय ए क्यूब जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाए, रेसिप्रोकल लेटिस के लिए वॉल्यूम हो जाएगा। नॉर्मली हमने वहां पे डायरेक्ट लेटिस के लिए देखा था वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, ठीक है। तो हमने क्या किया था, ए क्यूब बाई 2 लिखा था उसे, लेकिन अब रेसिप्रोकल में हम देखेंगे तो 1 बाई ए क्यूब बाई 2 हो जाएगा अगर हम बीसीसी का लेते हैं। सिमिलरली यहाँ एफसीसी के लिए तो क्या होगा, 1 बाई ए क्यूब डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये हो जाएगा, बाकी इसके साथ में 2 पाई का जो फैक्टर है वो रेसिप्रोकल लेटिस में आता है, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये फाइनली हमारे पास ये आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ट्रिकी इसमें पूछ लिया, पहला वाला क्वेश्चन काफी इजी था। इसमें कई बार हम गलती कर देते हैं कि रेसिप्रोकल लेटिस के लिए वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल अगर पूछा तो किस तरह से निकालना है, और इस तरह से हम जो है वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल निकालते हैं रेसिप्रोकल लेटिस के लिए, क्योंकि रेसिप्रोकल लेटिस जो है वो जो है 1 बाय लेंथ होता है टोटल मिला के। तो जो आपका डायरेक्ट लेटिस है उसका इनवर्स आप कर देंगे तो आपको रेसिप्रोकल लेटिस मिलता है। तो उसी तरह से उसका वॉल्यूम भी हम क्या करेंगे, उस तरह से ही करेंगे, ठीक है। अब क्या है, यहाँ कोई प्रॉब्लम है, हम आगे बढ़े। अच्छा, ये वापिस आप रिजॉइन कर लीजिएगा अगर मीटिंग जो है अगर ऑफ भी हो जाती है, ठीक है, तो रिजॉइन कर लीजिएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है सभी को? बढ़े आगे हम। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने स्ट्रक्चर फैक्टर पे देखा है, ठीक है। काफी क्वेश्चन जो है स्ट्रक्चर फैक्टर पे आते हैं। अब देख लीजिए आप, द स्ट्रक्चर फैक्टर ऑफ सिंगल सेल ऑफ ए आइडेंटिकल एटम ऑफ फॉर्म फैक्टर एफ इज गिवन बाय दिस वैल्यू। ओके, यहाँ आपको वो पूरी जो हमने थ्योरी पढ़ी है वही पूरा उन्होंने डाल दिया, और बस ये पूछ रहा है कि बीसीसी और एफसीसी के लिए डिफ्रेक्शन पीक जो है वो कौन कौन सी होगी, यहाँ ये पूछ रहा है। तो बीसीसी के लिए हमें पता है H+K+L की वैल्यू अगर इवन होगी तो वो प्लेन पॉसिबल होंगे, और एफसीसी के लिए हमें पता है HKL की वैल्यू इवन हो या ओड हो तब ये वैल्यू हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, आपको देख सकते हो बीसीसी के लिए अगर हम देखेंगे तो बीसीसी के लिए क्या वैल्यू मिल रही है आपको, 200, 110 और 220। तो बीसीसी में क्या होना चाहिए, H+K+L जो है इवन होना चाहिए। तो ये तो इवन है, कोई दिक्कत। ओके, हेलो, आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्क्रीन शेयरिंग ऑन है। ओके, ठीक है, ओके, चलिए। तो हम यहाँ पर ये क्वेश्चंस देख रहे थे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले इसमें देखिए सिमिलर क्वेश्चन है जो हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि बीसीसी और एफसीसी के लिए कौन सी डिफ्लेक्शन पीक जो है वो पॉसिबल है, ये पूछा है उन्होंने। तो सबसे पहले देखिए आप, फर्स्ट वाली जो कंडीशन है, फर्स्ट वाली कंडीशन में हमने क्या देखा कि 200, 110 और 222, ठीक है। तो इसके लिए हम देखेंगे तो ये तो आपके H+K+L अगर बीसीसी के लिए दे तो वो इवन होना चाहिए। तो 200, 110 और 222, तो ये तो तीनों पॉसिबल है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बीसीसी में। एफसीसी में देख लीजिए आप, यहाँ क्या होना चाहिए, HKL या तो इवन होना चाहिए या फिर ओड होना चाहिए, ठीक है। तो HKL क्या है यहाँ पे, तीनों 111, ये तीनों ओड है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर देखें तो ये भी तीनों ओड है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर ये तीनों इवन है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ क्या होना चाहिए, ये प्लेन जो है यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इस प्लेन पॉसिबल है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें 210 की बात करें तो 210 में क्या है, बीसीसी में H+K+L जो है इवन होना चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं, अच्छा हाँ, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए H+K+L अगर हम 2 + 3 1 3, तो 3 हुआ तो ओड हो गया, ठीक है। तो H+K+L यहाँ पे क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, तो ही पॉसिबल होना चाहिए। तो यहाँ तो वैसे ये जो क्वेश्चन जो है वो मतलब ये ऑप्शन हमारे पास वैसे ही गलत है, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से।
अब इससे देखिए तो यहाँ हम देखेंगे 200 110 222, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ तो पॉसिबल है ये, ठीक है, क्योंकि इवन है सभी, आप इनका एडिशन करेंगे तो इवन होगा। यहीं हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये आपका 111 है, ठीक है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तीनों आपके ओड है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इवन और ओड है, ठीक, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे तो आपके पास ये सभी इवन है, लेकिन यहाँ इवन और ओड दोनों आ रहे हैं, तो इवन और ओड जब आते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ ऑप्शन सही लिखा है लेकिन ये गलत आंसर है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर आपका सही है, बाकी आपके ऑप्शन सभी गलत है, ठीक है। फर्स्ट आंसर है। यहाँ कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो वो चैट बॉक्स में बता सकता है, आगे बढ़े अगर यहाँ तक सही है तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप सभी, किसी तरह की कोई समस्या हो तो, ठीक है। स्ट्रक्चर फैक्टर पे हम ऑलरेडी काफी क्वेश्चंस पूछ चुके हैं, ठीक है, मतलब देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ये किसी का कोई एक प्रॉब्लम था एफसीसी का, हाँ एफसीसी 1 ऑप्शन सही है, ठीक है। फर्स्ट आंसर आपका सही होगा। सब अपने आप अनम्यूट हो सकते हैं, मैंने सेटिंग ऑन कर दी। हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए सभी, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, आराम से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डाउट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल विथ लेटिस पैरामीटर AI undergo transition into a tetragonal structure with lattice parameter AI and BI equal to √2AC and CI is equal to 2AC below a certain temperature. The ratio of interplanar spacing, okay, of 101 plane for cubic and tetragonal, ठीक है, स्ट्रक्चर इस। तो अब आपको यहाँ क्या पूछा है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग पूछी गई है 101 प्लेन के लिए, क्यूबिक और टेट्रागोनल का रेशियो पूछा है इन्होंने। इंटरप्लेनर स्पेसिंग का रेशियो पूछा गया है 101 प्लेन के लिए, क्यूबिक और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो और अगर आप लोग तुरंत अभी क्वेश्चन सोल्व कर भी पाते हो और विद इन टाइम जो है जैसे 1 मिनट के अंदर और उसे पोस्ट कर पाते हो तो बता भी सकते हो कि सर हमने कर लिया है, ठीक है। तो आप कॉपी पेन अपने लेके बैठिए, ऐसा नहीं कि केवल मतलब मैं यहाँ समझाते जाऊं और आप लोग जो है उसे केवल समझना, केवल आपको सुनना है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कॉपी पेन लेकर और आप यहाँ शायद फाइल भी अटैच हो जाती है, क्यों कभी होती है फाइल? हेलो क्या सर मैं सुन नहीं पाया। फाइल अटैच होती है क्या यहाँ पर इसमें? हाँ, आप चैट बॉक्स में फाइल अटैच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा कर सकते हैं ना। हाँ तो अगर विद इन 1 मिनट जब तक हम समझा रहे हैं और किसी ने क्वेश्चन सॉल्व करके और वहाँ आंसर पोस्ट कर भी दिया है तो वी आर वेलकमिंग टू ऑल पीपल्स, ओके। सो देखिए अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ रेशियो निकालना है इंटरप्लेन स्पेसिंग। इंटरप्लेन स्पेसिंग क्या होता है, डी इक्वल टू क्यूबिक के लिए a अपॉन अंडरवुड h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होता है, ठीक है, ये क्यूबिक के लिए होता है। अच्छा अब क्यूबिक में क्या होता है, a इक्वल टू b इक्वल टू और c तीनों इक्वल होते हैं। बट टेट्रागोनल में क्या होता है, टेट्रागोनल में ध्यान रखिएगा a इक्वल टू b होता है बट नॉट इक्वल टू c होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा टेट्रागोनल में। टेट्रागोनल में थोड़ा सा मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। टेट्रागोनल में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें ध्यान नहीं रहता है कि टेट्रागोनल में क्या स्ट्रक्चर होगा, तो आपको याद रखने के लिए यहाँ ध्यान रखेगा कि एक ए यहाँ पे आ रहा है, इसमें 2 ए इक्वल है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बहुत मतलब सिंपल मैंने अपने तरह से याद करने के लिए बनाई थी। तो यहाँ 2 है, 2 ए यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, टेट्रागोनल में ए और बी इक्वल होते हैं, 2 ए होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से 2 ए होते हैं और बाकी जो है सी जो है नॉट इक्वल होता है। तो इसी तरह से टेट्रागोनल में भी 2 ए है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, याद रखने के लिए एक तरीका है केवल, ठीक। तो अब यहाँ हम टेट्रागोनल में देखेंगे तो इंटरप्लेन स्पेसिंग निकालना है। तो क्यूबिक के लिए हम देखेंगे डी इक्वल टू ए अपॉन अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है। एच के एल दे रखा आपको 101, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, डी की वैल्यू ए अपॉन √2 आ जाएगा। लेकिन टेट्रागोनल के लिए हम निकालेंगे तो टेट्रागोनल के लिए हमारे पास क्या होता है, 1 अपॉन अंडर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ऐसे नॉर्मल देखे तो प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी स्क्वायर होता है डिवाइड बाय। बट यहाँ देखेंगे ए और बी इक्वल होता है, तो ये ए और बी इक्वल अगर हम जब रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ये सिमिलर वैल्यू हो जाएगी। तो अब देखेंगे यहाँ आपको क्या क्या दे रखा, 101 प्लेन दे रखा, तो एच के और एल ये है, तो एच के की वैल्यू 10 है तो यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम देखेंगे ए की ए स्क्वायर की जो ए की वैल्यू है वो कितना √2a दे रखा है, तो यहाँ हम ए की जगह क्या रखेंगे, √2a रखेंगे,
ठीक है, तो ये √2 यहाँ रखा हमने। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, कुछ √2a रखेंगे यहाँ पर, तो 2a² हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से c की वैल्यू जो है वो कितना 2ac है, तो यहाँ c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4a² हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ आगे हमने इसको रखा है, ये वाली वैल्यू हमने एज इट इज रख दी थी, लेकिन आगे जब ये वैल्यू है तो यहाँ √2a इसको लिखा है। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पुटअप किया, पुटअप करने के बाद में यहाँ देख सकते हैं आप आगे बढ़ गए ज्यादा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने ये √2a रख दिया और यहाँ 4a² ये है, इसे हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में हमारे पास ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, सोल्व तो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। इसके बाद में हम इसे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से डी के वैल्यू भी निकाल लेंगे। डी का वैल्यू यहाँ से देखिए आप 2a/√3 आ जाएगा। ठीक है, ये टेट्रागोनल के लिए, और ऑलरेडी हम जो है क्यूबिक के लिए भी निकाल चुके हैं। तो dc/dt निकालना है हमें, तो a/√2 और यहाँ से हम √3a/2 ये 2a हो जाएगा। तो ये जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास √3/8 ये फाइनल जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ किसी को समस्या है किसी भी तरह की तो वो पूछ लीजिए, और हम फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? टेट्रागोनल के लिए ध्यान रखिएगा a = b होता है, नॉट इक्वल टू c होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको ऑर्थोरोम्बिक का दे रखा है, ठीक है, तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, तो जो नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वही लगेगा वहां पर। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देखिए ये क्वेश्चन में आपको प्रिमिटिव सेल दे रखे। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, लेटिस वेक्टर दे रखे, प्रिमिटिव लेटिस वेक्टर दे रखे। अब आपको यहाँ रेसिप्रोकल लेटिस निकालना है। ठीक है, और ये आपके ऑप्शंस है। ठीक, तो रेसिप्रोकल लेटिस कैसे निकालते हैं, अभी हमने बताया था 2π b। अगर आपको अगर फर्स्ट वाले के लिए चाहिए, ए के लिए चाहिए, तो आपको 2π b×c और a.b ये वॉल्यूम है। ठीक है, और ये b×c हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले आप वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो ये वॉल्यूम निकाल लिया हमने। एक बार क्वेश्चन और ढंग से देख लीजिए आप। क्वेश्चन क्या है, 2j+k है, फिर 2k+i है और 2i+j है। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालना, तो मैट्रिक्स फॉर्म में निकालेंगे हम लोग। तो 2jk है यहाँ पर। ठीक है, तो 0 2 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 0 i और k है, तो 2 0 2 हो जाएगा, और लास्ट में 2 2 0 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स एलिमेंट हो जाएंगे सभी। ठीक, ये मैट्रिक्स एलिमेंट हो गए। मैट्रिक्स एलिमेंट को सोल्व करेंगे हम यहाँ पर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब b×c भी निकालना है आपको, तो b×c भी निकाल लीजिए इसको। तो b×c निकालने पर ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालना, तो 2π ये फाइनली हमारे पास ये सोल्व होगा। इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में आप देख सकते हो π/2 -i+j+k ये हमारे पास वैल्यू मिलता है। तो ये π/2 है आपके पास, और बाकी जो है ये क्या है, एफसीसी का लेटिस है। ठीक है, तो एफसीसी का जो हमारे पास लेटिस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा π/2 इंटू एफसीसी का लेटिस है। तो हमारे पास ऑप्शंस देख लीजिए आप क्या है। सॉरी, बीसीसी का है, सॉरी एफसीसी नहीं, बीसीसी का है ये। ठीक है, बीसीसी की एज होती है। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ π/2 तो है ही, साथ में क्या होगा बीसीसी लेटिस विथ क्यूब एज ऑफ π/2। तो ये हमने देखा है कि नॉर्मली ये बीसीसी का होता है, जो अभी हमने देखा है। ठीक, बीसीसी के लेटिस होते हैं ये, तो ये बीसीसी का होगा। और एफसीसी का अगर हम बात करें तो उसमें i+j के फॉर्म में होता है। ठीक है, वो j+k और k+l इसके फॉर्म में होता है। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। किसी को समस्या हो इस क्वेश्चन में तो बता सकता है। इफ एनीबॉडी हैव अ प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। बढ़े आगे हम इस क्वेश्चन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटिस पैरामीटर ऑफ एबीसी ऑफ एन ऑर्थोरोम्बिक। देखिए अभी हमने बताया था ऑर्थोरोम्बिक,
ऑर्थोरोम्बिक में ए बी सी तीनों इक्वल नहीं होते हैं। रिलेटेड बाय ए इक्वल टू 2b इक्वल टू 3c इन यूनिट ऑफ in the unit of a interplanar separation between the 110 plane is। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है और उसे हम पुट करना है। लेकिन देखिए ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखिएगा कि हमें डेसिमल्स और बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। यहाँ पे आप राउंड अप नहीं दे सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखिए। मान लीजिए 0.45 ये नहीं लिख सकते आप, तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। आपको यहाँ HKL दे रखा है तो 110 ये HKL दे रखा है तो यहाँ 1 ये 1 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ABC की वैल्यू तो A इक्वल टू 2B और 3C है, तो A तो यहाँ पर आपका वैसे हुआ है ना। अब B की जगह हम क्या लिख देंगे, B की जगह A/2 लिख देंगे, ठीक है। तो C तो है नहीं कुछ, तो 0 हो जाएगा ये तो ये बस B की जगह A/2 रखेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। सोल्व कर लेंगे, ये इस तरह से सोल्व किया है, देख लीजिए। और यहाँ पर D इक्वल टू A/, ये √3 ये हो जाए। तो आपको एक ही टर्म में ही पूछा है उसमें, ठीक है, ए का कोई वैल्यू नहीं आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पूछा हुआ इन यूनिट ऑफ ए बोला है, ठीक, इन यूनिट ऑफ ए। तो यहाँ यूनिट ए की यूनिट में आपको ये वैल्यू निकालना है, तो 0.047 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न, ये अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। पहले इस क्वेश्चन को सभी मैं 1 मिनट पूरा दूंगा इसमें पढ़ने के लिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसे आप अच्छे से समझेंगे तभी जाके जो है इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। देखिए मैं एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या है, एटम विच कैन बी अज्यूम टू बी हार्ड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर आर अरेंज इन एन FCC lattice with lattice constant A such that each atom touches its nearest neighbor, take the center of the atom as the origin, okay। another atom, देखिए अभी तो आपको क्या बोला है यहाँ पर, उसने FCC स्ट्रक्चर बताया है कि FCC स्ट्रक्चर में सभी एटम्स अरेंज है, ठीक है। और जो एटम्स है जो कॉर्नर्स पे है और बाकी जो एटम्स है वो हार्ड स्फीयर में कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या बोला उसने इसके आगे, देखिए अनदर एटम ऑफ रेडियस स्मॉल आर, क्या बोला है, स्मॉल आर का आपको एक एटम लेना है जिसका रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। अज्यूम टू बी हार्ड स्फीयर इज टू बी अकोमोडेट एट द पोजीशन ऑफ 0 A/2 0 विदाउट डिस्टॉर्टिंग द लैटिस। देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको FCC स्ट्रक्चर दे रखा है, उसमें ये बोला है कि आपका कैपिटल आर जो है, बाकी जितने एटम्स है FCC के उनका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, FCC के। लेकिन ये बोला उसने कि फिर बाद में कि जो स्मॉल आर का जो एटम का जो रेडियस है, ठीक है, जिसका एटम का रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है, उस एटम को हमने कहाँ पे फिट किया, 0 A/2 0 के फॉर्म पे अटैच किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मतलब y एक्सिस पे इसे हमने 0 A/2 पोजीशन पे हमने डाला है, ठीक है। उस छोटा एक एटम है उसको हमने, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली समझे, तो ये तो आपका FCC स्ट्रक्चर हो गया जहां पर फेस पर 6 एटम्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पे हो गया, सिमिलरली यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। अब आपको A/2 पूछा है, ठीक है, y एक्सिस में A/2। देखिए y एक्सिस कौन सी है, ये है, इसका A/2 कौन सा होगा, ये, क्योंकि ये तो पूरा A है और ये हाफ इसका क्या होगा, A/2 ये हो गया। तो हमने क्या किया, वो जो एक एटम है जिसको ये बोला उन्होंने स्मॉल r रेडियस का जो एटम है, उसको आपको कहाँ फिट करना है, इस बीच में फिट करना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, लेटिस जो है वो कई तरह से डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने इसको यहाँ फिट कर दिया। तो अब हम इसको स्ट्रक्चर को फ्रंट से देखते हैं, तो फ्रंट से कैसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। एक तो ये पूरा एटम हो गया जो कॉर्नर वाला आप मान लीजिए इसे, ठीक। फिर एक और एटम ये हो गया, ठीक है, एक एटम ये हो गया, ठीक, और एक एटम ये हो गया, और एक तो सेंटर में जो है फेस पे जो है, ठीक है। तो एक मिनट रुकिए, काफी वो ठीक है, एक एटम ये हो गया और एक एटम ये हो गया 4, और एक तो जो फेस पर है एक ये 5। तो अब अगला एटम जो है आपको क्या रखना है, A/2 पोजीशन। A/2 मतलब यहाँ, तो A/2 मतलब ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो इस जगह हम एटम को रखेंगे। तो देखिए यहाँ जब एटम हम रखेंगे तो ये हमने जो ये स्पेस जो बचा है यहाँ पे हमने ये एटम रख दिया। तो जो ये है इसका रेडियस स्मॉल आर है, ये ध्यान रखेगा।
ये जो नया एटम है इसका स्मॉल क्या है, रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, और जो हार्ड स्फीयर जो ऑलरेडी एफसीसी के साथ लगा वो उसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो अब ये टोटल जो है यूनिट हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये कितना होता है, यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये पूरा जो है ए के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे इसको, तो ये कैपिटल आर और प्लस स्मॉल आर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, a बाई 2 के इक्वल है, क्योंकि ये अगर पूरा a है लेटिस कांस्टेंट, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा इसका, ठीक है। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कितना हो जाएगा, a बाई 2 हो जाता है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, ये a बाई 2 हुआ। अब हम क्या करेंगे इसमें आगे, रेडियस निकालना, आप किसका रेडियस निकालना है ये भी देख लीजिए। स्मॉल आर जो है, जो छोटा आइटम हमने बीच में डाला है, ठीक है, उसका रेडियस हमें निकालना है, अनदर एटम ऑफ रेडियस आर, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए आर प्लस आर इक्वल टू ए बाई 2, ठीक। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एफसीसी स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो एफसीसी के लिए तो हम 4r इक्वल टू √2a हमें पता है, ये हम ऑलरेडी सोल्व भी किया था वहां पर, ठीक है। एफसीसी के लिए 4r इक्वल टू √2a होता है, तो इसकी रेडियस और लेटिस पैरामीटर में ये जो है रिलेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो कैपिटल आर है, ठीक है, वहां पर हम क्या करेंगे, √2 बाई √2a बाई आर जो है हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। या a की वैल्यू आप निकाल लीजिए, a की वैल्यू जो है वो 2√2 r जो है आ जाएगा, इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, ठीक, यहाँ पर a की वैल्यू, जब a की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, ये फाइनली ये रखेंगे, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर का जो रिलेशन है वो हमें मिल जाएगा, इन दोनों का रेशियो। तो ये हम क्या करेंगे, इस आर को इधर ले आएंगे, तो यहाँ से हमारे पास 2√2 माइनस 1 आर इक्वल टू स्मॉल आर। तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का जो रेशियो है वो क्या है हमारे पास, फाइनली ये 0.414 ये हमारे पास रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। ये जो है प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हुआ है, ठीक है। अगर आपको बोलता है a/2 0 और 0, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं है, सेम वैसा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको बस x पोजीशन पे ये एटम्स को रख देना है, मतलब यहाँ आ जाएगा अगर हम ये बोले। अब मान लीजिए आपको a/3 या 4 बोलता है, तो ये लगभग 3a/4 बोलता है, तो यहाँ पर ये एटम आ जाएगा आगे x में, ठीक है। तो इस तरह से ये कोई भी आपको पोजीशन पे आपको बोल रखा है कि यहाँ पर आपका एटम है, उसको आप उस जगह फिट कीजिए और उसका रेडियस निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से बीसीसी के लिए भी हो तब भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। बीसीसी में भी दे रखा है कि बीसीसी स्ट्रक्चर है, उसमें आप ये एक एटम को फिट करना है, तो वो हम करके और इस तरह से उसका स्मॉल आर जो है उसका रेडियस निकाल सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में कुछ तरह से समस्या हो तो आप चैट बॉक्स में बताइए, कोई समस्या है, नहीं है तो हम आगे बढ़े। कोई प्रॉब्लम है, एक और बार बताना, ठीक है, एक और बार बता देते हैं, अच्छा ठीक है, ओके। कुछ बच्चों का आया है कि एक और बार बता देते, अच्छा। जिसे समझ में नहीं आया थोड़ा सा वो अपना माइक ऑन कर दीजिए प्लीज। हाँ, कहाँ पे आपको समस्या आई है वो भी मुझे बता दीजिए। हाँ, r प्लस आर इक्वल टू a/2 क्यों लिया, ठीक है। देखिए मैं वापस से पूरा समझाता हूँ, देखिए अब यहाँ से हम समझते हैं। हमने क्या किया, 0 a/2 0, ठीक। तो हमने क्या किया, ये y एक्सिस पे आपको एक एटम लेना है, स्मॉल r का जो रेडियस है उसका रेडियस स्मॉल r है, उस एटम को हमें क्या y एक्सिस में a/2 प्लेस पे हमें फिट करना है। तो हम क्या करते हैं, ये a/2 है, ठीक है, इसे हमने फिट किया। अब इसको हम 3D देखेंगे तो 3D ये आपका ये हो गया, मतलब हमारा ये अगर यहाँ देखें तो एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है और एक सेंटर में है फेस पे, ये फेस पे आ गया। तो ये तो एटम ये पांचों तो जो है वो एफसीसी के ही, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया कि एक स्मॉल आर का जो रेडियस है उसका एक एटम हमने कहा a/2 0 पर हमने इसको फिट किया, तो हमने ये फिट कर दिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम कि देखिए इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है, और इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है। तो इन दोनों को एडिशन करेंगे तो क्या होगा, आर प्लस आर, लेकिन ये किसके इक्विवेलेंट है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो ए होता है, ठीक है। लेटिस कांस्टेंट क्या होता है, अगर हम सिंपल क्यूबिक के ले तो ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर और ये कैपिटल आर, 2r इक्वल टू ए होता है, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर मैं यहाँ ये आधा लेता हूँ, ठीक है, इतना ही डिस्टेंस, तो a/2 हो गया ये। तो a/2 जो है वो किसके इक्वल यहाँ पे दिख रहा है, r प्लस आर के इक्वल दिख रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या किया, कैपिटल R प्लस आर इक्वल टू a/2 लिया है,
ठीक है। और आपको पता है कि अगर एफसीसी के लिए रेडियस और लेटिस कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है, तो 4r = √2a होता है। वहां से हमने a की वैल्यू निकाल के वहां से पुट कर दिया और वहां से हमने स्मॉल r बाई कैपिटल R का रेशो ले लिया। अभी भी किसी को समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। कंफर्म हुआ जिसने भी पूछा था यहाँ पर? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये गेट में आया हुआ है। सभी अभी हम गेट के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम गेट के सभी क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में हम आगे नेट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक मास एंड मास डेंसिटी ऑफ सोडियम आर 23 एंड देखिए ये आपका एटॉमिक मास है और ये मास डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, रिस्पेक्टिव नंबर डेंसिटी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है, सोडियम का बोला है। ठीक है, तो नंबर डेंसिटी आपको यहाँ निकालना है। ठीक है, नंबर डेंसिटी कैसे निकालना है मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। कंसंट्रेशन जो है और नंबर डेंसिटी वो इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, तो नंबर डेंसिटी हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो नंबर डेंसिटी मतलब क्या होगा, ये जो टर्म है ये और ये, ठीक है, ये एन इफेक्टिव अपॉन ए क्यूब क्या है, ये नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपका नंबर डेंसिटी होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालना है यहाँ पर। ठीक, तो नंबर डेंसिटी क्या होती है, एन इफेक्टिव अपॉन ए क्यूब, ये हमारी नंबर डेंसिटी होती है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, रो एन अपॉन एम जो है ये हमारी वैल्यू जो है ये क्या दे देगी, नंबर डेंसिटी दे देगी। तो नंबर डेंसिटी क्या होता है, रो जो है 0.968 है, एवोगैड्रो नंबर आपको पता है, मास आपको 23 दे रखा है, इसे सोल्व करेंगे नंबर डेंसिटी आ जाएगा। यहाँ किसी को प्रॉब्लम, किसी तरीके की समस्या इस क्वेश्चन में? If anybody have a problem, they can ask us. ठीक है, तो ये नंबर डेंसिटी इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक, इस तरह से नंबर डेंसिटी निकाली जाती है। तो आज जो है हमने लगभग 15 क्वेश्चन, 14 से 15 क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिए। ठीक है, और भी काफी क्वेश्चन है, आज ही करना है या उसे कल किया जाए, आप ही बताइए। आज के लिए इतना काफी है या फिर कल? ठीक है, आज मुझे लगता है काफी क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए, 14-15 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। ठीक है, और ये मुझे लगता है काफी आज के लिए आप लोगों के लिए इनफ है। इसकी पीपीटीज आपको यूट्यूब वीडियो के साथ मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो जो हम ये जो पीडीएफ हमने बनाया है इसको हम यूट्यूब वीडियो जो अभी हम देंगे उसमें जो है इसको अटैच कर देंगे। ठीक है, तो आप वहां से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप बताइए कि जो हमने आईआईपीटी यूजीपीजी जो लेक्चर सीरीज की थी वो आप लोगों को किस तरह से लगी, वो किस तरह का एक्सपीरियंस था आप लोगों के लिए? वहाँ आपको किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है, और आपको समस्या आती भी है तो हम आगे भी आप लोगों के डाउट्स अगर होते हैं कुछ तो आप वहाँ पे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हम हमेशा जो है वो कोऑपरेट बिल्कुल करेंगे सभी लोग, आप उस तरह से पूछ सकते हैं। ओके, तो अगर किसी को बोलना है तो आप यहाँ पर माइक ऑन है शायद ना कपिल? सर सबको राइट दे रखे हैं, वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। ओके, एनीबॉडी हैव अ डाउट or what was the experience of IIPT UGPG lecture series? They can tell us, and what will be the improvement we can do, that you can also give the suggestion to us. Okay, तो है किसी के पास कुछ सजेशन या फिर हम आज के लिए एंड करें? ठीक है, यहाँ आपको ये समझ में आया होगा जहां तक मुझे लगता है। और हम कल जो है कुछ क्वेश्चंस या जो अगली जो क्लास है, परसों हो सकती है आपकी क्लास। ठीक है, कल सर की क्लास है तो परसों जो है हम मैं क्लास लूंगा। ठीक है, तो परसों हम ये देख सकते हैं। हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, सागर सर नमस्ते, मैं संतोष राठौड़ बोल रहा हूँ। हाँ राठौड़ सर नमस्कार। हाँ सर, ये चौहान सर और आपने जो ये नेट के जो या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जी जी, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सर। अच्छा, थैंक यू वेरी मच सर।
हाँ, पर इसमें मैं थोड़ा सा ये चाहूंगा सर कि जी। थोड़ा सा ये भी इसमें क्लियर कर दें बच्चों को कि ये कितना लंबा चलेगा। अच्छा 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 अच्छा। और मैं तो मेरी तरफ से ये कहना चाहूंगा सर कि ये थोड़ा सा इसको जो है हाँ हाँ। मतलब कंटिन्यूअसली चलने दें। जी जी बिल्कुल सर। और हाँ, ये एक अच्छी और भी बात है। हाँ, नहीं नहीं, ये और आपने। भी हाँ बोलिए। हाँ हाँ, मैं मेरा खुद का बताता हूँ सर कि जैसे अभी मध्य प्रदेश के जितने भी मैं थोड़ा सा, सारे बच्चे भी मेरी बात सुन रहे होंगे। मैं मध्य प्रदेश के जो एजुकेशन सिस्टम है, खास करके स्कूल शिक्षा का जो एजुकेशन है, वहाँ पर 11वीं 12वीं का जो बेसिक, एकदम बेसिक नॉलेज है, वो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। जी सर, बिल्कुल सही ये कहा। ये मान के चलिए सर कि जो पीजी के बच्चे होते हैं, जो अच्छे कॉलेजों को छोड़ के, जैसे होलकर साइंस कॉलेज हुआ या यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में जो बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के अलावा जो दूसरे कॉलेजेस के जो बच्चे हैं, हाँ हाँ हाँ। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैं बात करूं, मेरे खरगोन पीजी कॉलेज की ही मैं बात कर लूं, जी जी जी। तो वो चीज जो है सर, वो मिल नहीं पाती है बच्चों को। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। हाँ, 11वीं 12वीं इनका अगर देखूं ना, मैं खुद भी इसी स्ट्रीम में आया हूँ, तो हाँ, 11वीं 12वीं लेवल से ही इनका बेसिक जो है बहुत ही कमजोर होता है। बहुत ज्यादा कमजोर, सही कहा। और ये बीएससी करके जब तक एमएससी में आते हैं ना, तब तक बहुत सारी चीजें इनकी छूट जाती है। जी बिल्कुल सही कहा था आपने। एक थोड़ा सा मेरा चौहान सर और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अ, इन चीजों को बिल्कुल बेसिक से बताएं, और इस मतलब कार्यक्रम को, या जो भी आपने शेड्यूल बनाया, इसको लंबा खींचे सर। जी जी बिल्कुल सर। मैंने हाँ हाँ खुद भी मैंने खुद भी ये जो एग्जाम है, जो नेट की सीएसआईआर जो लेता है, हाँ। 16 17 अटेम्प्ट दिए मैंने, ओके ओके ओके। और एक भी अटेम्प्ट में मैं सफल नहीं हुआ। जी 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 सर। और मुझे इतने अटेम्प्ट के बाद यही समझ में आया कि कहीं ना कहीं जो बेसिक नॉलेज मेरा जो होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं मिस हुआ है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही करे सर। कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम है हमारे साथ में। हाँ हम हाँ सभी हाँ लोगों के साथ में, ये एमपी में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई भी जो है वो जो सिलेबस है हमारा, सभी चीजें वो उस हाँ तरह से नहीं है कि केवल यूटीडी और बड़े कॉलेज को छोड़ दीजिए तो हाँ अ, जो इंटीरियर में जो काफी कॉलेज है वहां पर ये एक माहौल नहीं हाँ मिलता है। ठीक है, हाँ हाँ तो सर। वो हाँ जो माहौल नहीं मिलता है उसकी वजह से हम सब लोगों को ये समस्या बहुत ज्यादा आती है। हमारे यहाँ से सही जो है बात है। एमपी से अगर हम बात करें तो नेट में काफी कम बच्चे पास होते हैं, आप देखिए। तो ये बहुत बड़ी हाँ समस्या हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये मैं तो उंगलियों पे गिना सकता हूँ, उंगलियों पे बच्चे पास होते हैं पूरे भोपाल सेंटर पे, जो एग्जाम देने बच्चे जाते थे ना, हाँ हाँ हाँ। उंगलियों पे मैं गिन सकता हूँ, बड़ी मुश्किल से 8 से 10, ये बहुत हो गए सर, इतने ही बच्चे निकल पाते थे, जबकि हाँ हजारों सही। की संख्या में बच्चे हाँ, एग्जाम देने आते थे। या बिल्कुल वही। और हाँ, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है सर, आप इसको कंटिन्यू करें, और जो भी, जैसे अपन जो जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर अभी लगे हुए हैं, जी जी जी। हाँ इसमें जो जो असिस्टेंट प्रोफेसर खास करके नेट जैसी एग्जाम पास करके आए हाँ हैं, हाँ 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 जैसे आप हुए, रवि राठौर सर हुए, ये चौहान हाँ सर हुए, हाँ हाँ हाँ। तो इन लोगों को थोड़ा सा आगे और आना चाहिए सर। जी सर बिल्कुल, हम तो रेडी ही है। हमने सर जब से हाँ हाँ। लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, मतलब हम्म। अगर मेरी बात करूँ तो मैंने कंटिन्यूसली जो है लगभग अभी तक 16-17 वीडियो तो मेरे एटॉमिक फिजिक्स के भी हो चुके हैं। और हाँ कंटिन्यूसली हाँ मैं हाँ मतलब बच्चों से भी जुड़ा हुआ हूँ। और बाकी भी सर, हाँ इसके साथ में भी अपने जितने भी फ्रेंड्स है, जितने भी लोग हैं अपने साथ के, हाँ जितने भी, वो भी सब अब जो है इस पे पूरा काम सभी ने स्टार्ट कर दिया। और मतलब इस काम के लिए तो मैं अपने रविकांत सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने जो है अच्छा इनिशिएटिव लिया। उसको देखकर मैंने हाँ भी हाँ बोला कि हाँ नहीं चलो ठीक है, ये काम काफी अच्छा है। बस ये है कि बच्चे हाँ जितने भी हो वो इसमें कंटिन्यू रहे तो हम इस चीज को जो है वो लंबा लेके जा सकते हैं। बस वही शर्त है हमारी, हाँ बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो रेडी है इसको आगे बढ़ाने के लिए। बस बच्चों के ऊपर है कि हाँ। बच्चे अगर इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे या देखेंगे तो हम बिल्कुल उसे आगे बढ़ाएंगे। एटॉमिक फिजिक्स के नहीं लेक्चर। सर। हाँ, हाँ कुछ, हाँ बोलिए बोलिए सर। मेरा जहां तक मानना है ना सर, बच्चे इस चीज में जरूर इंटरेस्ट लेंगे, जी जी बिल्कुल सर। बिल्कुल लेंगे सर। हाँ हाँ। हाँ, नहीं नहीं तो वो। जैसे लेक्चर सीरीज का एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया था ना सर, उसका इसका भी कुछ ऐसा कुछ प्रॉपर टाइम टेबल अगर बन जाए। नहीं, वो हम टाइम टेबल एक्चुअल में क्या है सर, अभी मैंने सबसे पूछा है। ठीक है,
तो उनमें हाँ, से जो है वो अधिकतर का हमारे पास रिप्लाई नहीं आया है, ठीक है। तो अच्छा। हाँ, तो उस कंडीशन में अभी तो रविकांत सर और मैं जो है दोनों ही हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। बट अगर कुछ हम्म। लोग और हमारे साथ में जो टीचर्स अगर आते हैं, ठीक है, तो हाँ हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा फिर उस कंडीशन में, ठीक है। हाँ, मैं खुद भी जुड़ना चाहूंगा सर, एक आधा जी फिजिक्स जो है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप हाँ, पर मुझे, थोड़ा सा हाँ क्या है, हाँ हाँ मेरे को ये ऑनलाइन जो ये कैसे क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी हाँ मेरे साथ जी समस्या जी है। बिल्कुल, नहीं वो हम देख लेंगे। अच्छा, हम आप सभी बच्चों को बताना चाहेंगे कि हमारे साथ में संतोष राठौड़ सर है, जो कि खरगोन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। देखिए मतलब आप कितनी सिंपल सी बात है कि सर आफ्टर ऑल ही इज असिस्टेंट प्रोफेसर, ही इज नॉट डिनाइंग कि जो रियल जो कंडीशन है उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। नहीं तो देखिए मतलब एक असिस्टेंट प्रोफेसर होने के बाद में कुछ लोग जो है वो उस तरह से सोचते हैं कि नहीं मुझे